नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों तीन बड़ी मुख्य खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस के अंदर हाल ही में आपको देखने को मिला था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट का क्या कारण है, प्रोटेस्ट के अंदर कितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर एक और नारा फेमस हो रहा है, वो नारा है बरी मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और वहाँ पर हाल ही में देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री को नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया था। उसके बाद में नए प्रधानमंत्री चुने गए थे और इमैनुअल मैक्रोन उनको अपॉइंट कर रहे थे। तो ये जो छवि थी इमैनुअल मैक्रोन की, इससे पहले भी कई बार देखने को मिल रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन की सरकार गिर सकती है। इस बार तो गिरते गिरते बच चुकी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या दर्शाता है, क्योंकि यूरोप के अंदर भी काफ़ी सरकारें ऐसी हैं, काफ़ी देश ऐसे हैं, काफ़ी जनता ऐसी है जो अपनी सरकारों से परेशान हो चुकी है। हाँ, बेसिकली देखिए, ये जो अगर मैं सरकार वाला पॉइंट पे आता हूँ तो इसके अंदर क्या है कि जो यूरोप है, मतलब स्पेशली यूरोप के अंदर मेनली बहुत से जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो या तो लिबरल है या लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। जैसे इमैनुअल मैक्रोन एक लेफ्टिस्ट, मतलब स्लाइटली लेफ्टिस्ट है, प्रॉपर लेफ्टिस्ट नहीं है, लेकिन एक लिबरल लेफ्टिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन आउट करते हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी शुरुआत 10 सितंबर को होती है, जहाँ पर 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद जो भी उनके अंदर जहाँ पे वो रिजाइन होता है, ये सब प्रोसेस वाला वहाँ पे चालू हो जाता है। लेकिन कल यानी 18 सितंबर को, 10 सितंबर को इन लोगों ने बोल दिया था कि 18 सितंबर को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ। और अब 18 सितंबर को यानी कल जो है ओवर 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और लेट्स बरी मैक्रोन जैसे नारे हमें देखने को मिलते हैं। प्लैक कार्ड पे लोग लिख कर लाए थे, ये सब चीजें चल रही थी। अब ये करने के पीछे जो 3 मुख्य कारण है वो बताए जा रहे हैं। वो 3 मुख्य कारण क्या है? पहला तो जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक स्पेंडिंग है बजट के अंदर उसको रिड्यूस कर दिया है, मतलब जो जनता के ऊपर पैसा खर्च किया जाता था उसको रिड्यूस कर दिया है। ये चीज़ इंडिया के लिए भी एक लेसन है। कैसे? आपने देखा होगा कि इस समय पे पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव होता है तो ये जुमला फेंकना शुरू कर देती हैं कि अगर आप हमें चुनाव जिता देंगे तो हम आपको जो है 100 रुपये 200 रुपये जो भी 1000-1500 रुपये आपको फ्री में बांटना शुरू कर देंगे। अब कल को कोई ऐसी सरकार आती है जो इस चीज़ को बोलती है कि भाई ये पैसा बांटने की बजाय जो टोटल लाखों करोड़ रुपये हम आपको बांट रहे हैं, हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, रेलवे ट्रैक बचाएंगे, अच्छी रोड्स बनाएंगे, ये होगा। तो जनता विरोध कर देगी, भाई हमें तो पैसा दो, क्योंकि आदत लग चुकी है, फ्री की चीज की आदत लग गई, हमें तो पैसा दो, तो यहाँ पे विरोध चालू हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए भी एक लेसन है, सीखने की चीज है कि भाई हमें इसको समझने की जरूरत है कि जो अगर पब्लिक स्पेंडिंग के लिए थोड़ा बहुत पैसा कम होता है तो वो प्रोटेस्ट में जारी हो जाता है। दूसरी लर्निंग इसके अंदर, दूसरी चीज क्या है, प्रोटेस्ट का रीजन क्या है बताया जा रहा है, वो है पेंशन को सरकार जो है रिड्यूस करना चाहती है। बहुत से लोगों की पेंशन वो रिड्यूस करना चाहती है, कट ऑफ करना चाहती है। इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारा जो मेनली बजट है, खासकर मिलिट्री का जो बजट है, उसका लगभग आधा हिस्सा जो है पेंशन, सैलरी, इन सब में चला जाता है, पेंशन के अंदर चला जाता है। तो हमारा जो इक्विपमेंट खरीदना होता है, R&D होता है, उसके अंदर पैसा इतना नहीं जा पाता, एलोकेट नहीं हो पाता, नहीं एलोकेट हो पाता। इस वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। चाइना जैसे जो कंट्रीज है वो आगे निकल जाती है, उनका मिलिट्री बजट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है तो क्योंकि मिलिट्री के अंदर R&D और खरीदने में और मैन्युफैक्चरिंग में इसमें पैसा लगा रही होती है ना, कि पेंशन पे सैलरी इसमें लगा रही होती है। तो ये सेकंड रीजन है। तीसरा रीजन है कि ये है कि बताया जा रहा है कि फ्रांस के अंदर की छुट्टियां बहुत कम होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज बहुत कम होती है। तो 2 गवर्नमेंट हॉलीडेज सरकार जो है रिड्यूस करना चाहती है, इसलिए लोग खफा हैं। अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें और भी स्टेट्स जो बाहर के देश हैं उनका हाथ है इमैनुअल मैक्रोन की सरकार को डगमगाने में। क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन एट प्रेजेंट देखा जाए तो यूरोप के नेता बनना चाहते हैं, और यूरोप के नेता अगर वो बनना चाहते हैं तो उससे वेस्ट, खासकर यूएसए बहुत खफा रहेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर चुनौती जो पॉलिसीज है उनको कोई अगर कोई काउंटर कर रहा है यूरोप के अंदर ढंग से तो वो इमैनुअल मैक्रोन ही है। भले वो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आते हैं यूरोप पर उसको काउंटर करना हो, नेटो पे स्टेटमेंट आते हैं उसको काउंटर करना हो, फ्रांस के तो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जो चीजें हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर यूएसए का भी अच्छा हाथ हो कि एक साथ 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो या तो बेरोजगार बहुत है, भाई 10 लाख लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई मेजर चीजें नहीं है जिसमें आपको प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। और अगर छुट्टियों की बात है तो फ्रांस के लोग इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में खूब सारे त्योहार है, खूब सारी छुट्टियां आती है। छुट्टियां क्या, इंडिया तो वैसे भी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, यूरोप में और अमेरिका में तो है नहीं, प्रोटेस्ट। हाँ, फिर भी प्रोटेस्ट करेंगे और भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हो तो फिर काम क्या करना। कल को हिंदुस्तानी आगे जब इनकी यहाँ पे काम करता है तो फिर इनको दिक्कत हो जाती है कि भाई नौकरी जा रही है, आलस तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, हरकतें तुम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, आधे से पूरा यूरोप हाल ही में भी देखने को मिला था कि इमैनुअल मैक्रोन फिलिस्तीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने की। तो ये हो सकता है ना कि वो जो वेस्ट की पावर है जो खुद को एक सुपीरियर मानती है, जो खुद को एक कंजर्वेटिव मानती है कि भाई हमारे होते हुए कोई और कैसे बोल रहा है, तो हो सकता है कि इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ साजिश हो। क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन एज कम्पेयर टू इंडिया इज अ वेरी गुड पर्सन।
भाई हमें नहीं मतलब वो अपने देश में क्या कर रहा है, मेरे को ये मतलब है ना मेरे देश से क्या रिलेशन है। हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है भाई, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, हिंदुस्तान की तारीफ करता है, हिंदुस्तान के लिए बोलता है। भले ये उसका स्वार्थ है कि भाई अभी हमने 100 से ऊपर राफेल का ऑर्डर दिया, उसके ऊपर हम राफेल खरीद चुके हैं, सबमरीन के प्रोजेक्ट है, उनका भी स्वार्थ है। लेकिन भाई गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमें माल दे रहे हैं, उसके बदले वो हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है अच्छा प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, क्या भाई इनको आगे बढ़ाओ, ये सब चीजें करो। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे लिए तो मैनुअल मैक्रोन इज अ गुड पर्सन, वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारे लिए ईरान भी एक गुड पर्सन ही है। लेकिन देखने को यहाँ पे मिलता है कि किस तरीके से जो चाबार पोर्ट है ईरान के पास, तो वो उसको इंडिया ने डेवलप किया है, उसको इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और देखने को ये मिलता था कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के अंदर जाना चाहता है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। तो इंडिया क्योंकि बीच में पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान को तो अपन कोई मतलब है नहीं, तो उसको सरपास करने के लिए समुद्र के रास्ते से, जो गुजरात के पोर्ट से, मुंबई के पोर्ट से, वो सामान लेके जाएँ ईरान के चाबार पोर्ट पे, और फिर चाबार पोर्ट से बाय रेल या फिर बाय रोड अफगानिस्तान तक जाएँ और सेंट्रल एशिया तक आगे जाएँ। तो एक बड़ा विकसित कार्य हो सकता है। लेकिन इसको पर स्टार्टिंग में जब ओबामा की सरकार थी और उनकी थी, तो यहाँ पर फिर सैंक्शंस लग रहे थे, फिर हट रहे थे, और अब बीच में डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तब उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए थे एक तरीके से। और अब जो है वो सैंक्शन जो है अब दोबारा लग चुके हैं एक तरीके से। जो वेवियर था वो हटा हुआ था, उस वेवियर को हटा दिया गया, यानी कि उस पर प्रॉपर तरीके से अब सैंक्शंस लगा दिए गए। अब वहाँ पे इंडिया वो चाबार पोर्ट जो है अब प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है कि अमेरिका ईरान को तोड़ना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है, या क्या करना चाहता है? नहीं, बेसिक टारगेट ईरान ही है इसमें, ये हमें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर टारगेट जो है ईरान ही है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या है कि 2003 के अंदर इंडिया ने ये चाबार को आइडेंटिफाई करा कि भाई हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है, हमें यूरोप से कनेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एक रूट चाहिए। पाकिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते, अफगानिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते, तो ईरान इज द वाइबल ऑप्शन। तो हमने चाबार को आइडेंटिफाई करा, 2003 से प्रोसेस शुरू होता है, और अब जाके जो है पिछले साल हमें ये चीज़ मिलने को मिलती है कि हाँ भाई अब आप चाबार को इस्तेमाल कर सकते हो, 10 साल की लीज पर हमें चाबार मिल जाता है। 2034 तक क्या चाबार है, अब वो और ऑटोमेटिकली लीज रिन्यू होगी। ऐसा नहीं है 10 साल में रिन्यू होती रहेगी वो अपने आप, जब तक आप ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो रिन्यू होती रहेगी, उसमें कुछ वो दिक्कत नहीं है। अब जो यूएसए ने 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार बनती है और उन्होंने जो वेवर दिया था कि भाई आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, आप चिल करो, मजे करो, ये सब चीज़ें, तो उसको अगर हम देखें तो उस टाइम पर इंडिया बहुत खुश था कि भाई देखिए बढ़िया हो गया कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, 2020 हमारे 18 के अंदर ये वेवर लग जाता है, तो हम अच्छा था, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पे ईरान को हर तरीके से काउंटर करना है, कैसे आप पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डील सेटअप करवा रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना का हाथ है, कुछ बोल रहे हैं यूएसए का हाथ है। हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के मान लेते हैं कि यूएसए का हाथ है, क्योंकि यूएसए सऊदी की भी अच्छी बनती है और यूएसए पाकिस्तान की भी अच्छी बनती है। तो सऊदी के साथ आप डील साइन अप करा रहे हो, क्योंकि ईरान की और सऊदी की नहीं बनती है, ठीक है। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अफगानिस्तान के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप अभी यूके में है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि अफगानिस्तान में कोई बैराम नाम का कोई बेस है मिलिट्री का, तो वापस लेना चाहते हैं, तो वो भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए है। इसराइल तो ईरान के ऊपर हमला कर ही रहा है, सऊदी यूएई ये सब यूएसए के फेवर में है, तो आप ईरान को हर तरफ से काउंटर करना चाहते हो। अभी जो चाबार वाली चीज़ थी आपने वेवर हटा दिया, अभी वेवर हट गया तो इंडिया की जो कंपनीज है, जैसे ईरान भी थोड़ा बहुत कमा रहा था, हम चाबार पे ट्रेड करना कम कर देंगे, हम कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने जाएंगे, या फिर सरकार अपनी पावर पैटर्न रहती है, ट्रेड डील के अंदर ही साइन अप हो जाता है कि आप चाबार को छोड़ के पूरे ईरान के साथ जो करना है करो यार, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है, क्योंकि हमने रेल लाइन बिछाई है। चाबार को सिर्फ पोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है हमारे लिए, हमने ऊपर तक रेल लाइन बिछाई है, हमने सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, हमने ईरान के लोगों को सिखाया है, करा है, रशिया से यहाँ तक शिपमेंट आता है उस रेल लाइन के थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वाइबल है। तो हम या तो कोई चीज ऐसी करें जिसकी नुकसान तो हिंदुस्तान का होगा, लेकिन टारगेट इंडिया नहीं है, इनडायरेक्टली इंडिया को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी नुकसान को रोकने के लिए यूएसए के साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी, क्या है क्या सब चीजें हैं, और देखने को फिर यही है कि आप समय के साथ साथ इंतजार कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो मूड ही है, कभी तो इंडिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, अनदर दे पुट 100% टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड चाइना, तो पता नहीं ना अगला आदमी सोच क्या रहा है। तो इसका तो दर्शाता है, तो ये चीज़ तो ऐसे ही दर्शाती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, और इसके तरफ वो अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ प्लान होगा इस साल के एंड में ईरान के लिए, ईरान की तरफ हमें या तो उसकी सरकार गिराएंगे। इसराइल भी ये चाहता है कि कुछ नहीं तो मिलिट्रिकली तरीके से वहाँ पे ईरान को तोड़ दो, या फिर वहाँ पर कोई अपना पॉपुलर गवर्नमेंट बैठा दो, जिस तरीके से सीरिया के अंदर वो बैठा है, नहीं अटैक होगा अहमद अल-शारा। तो ये जितनी भी खबर है इन सब चीज़ों से तो ये समझ आता है कि अमेरिका किस तरीके से डोमिनेंस कर रहा है वहाँ पे। फ्रांस के अंदर भी सरकारें गिरने पर आ चुकी है, यूरोप के अंदर भी जनता का जो भरोसा है वो सरकारों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है।
हालांकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी हो चुकी है, चाइना अपने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर खेल सकता है आसानी से। भारत की जो सरकार है उस वजह से अब तक जो है कुछ बिगड़ नहीं रहा है, क्योंकि भारत की सरकार एक मजबूत पोजीशन के अंदर है। बाकी पूरी दुनिया भर के अंदर क्या कुछ होता रहता है, अगर फ्यूचर के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट होता है, इमैनुअल मैक्रोन का वाकई में बरी कर दिया जाता है, तो हम आपके लिए जरूर खबर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।